जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में। दोस्तों, एक ट्वीट आपने कुछ दिन पहले ये देखा था, बहुत पुराना ये ट्वीट नहीं है। स्टीव बैनन जो व्हाइट हाउस के पूर्व चीफ स्ट्रेटेजिस्ट हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया था, मैक्रोन अंडर प्रेशर टू एग्जिट। और बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा कि ये खबर आ गई कि जो फ्रेंच पीएम है उन्होंने उनकी छुट्टी हो चुकी है। जापान के बारे में आप सब जानते हैं कि जापान में भी पीएम है, वो जा चुके हैं। अब मैक्रोन की बात करें तो मैक्रोन के ऊपर भी ये तलवार लटकी हुई है कि वो कभी भी जा सकते हैं। ये जो प्रेशर है और ये जो हमें तख्तापलट नज़र आ रहा है पूरे ही ऑलमोस्ट दुनिया में, आखिर ये सब हो क्या रहा है, इस सब को समझेंगे। नेपाल से लेके इंडोनेशिया, टर्की और फ्रांस, जापान, क्या कुछ चल रहा है, इसको समझेंगे। उमेश जी हैं और उमेश जी पहले से ही हँसना शुरू कर दिया उन्होंने कि इतना इंटरेस्टिंग उनको लग रहा है। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, क्या चल रहा है? जापान हो, फ्रांस हो, दोनों ही जगह पीएम निकल लिए हैं और अब मैक्रोन की भी बारी आ रही है, ऐसा लग रहा है। और इस तरह के जो हमने स्टीव बैनन की बात की, उन्होंने बताया कि प्रेशर है उनके ऊपर। देखिए, फ्रांस और जापान के बीच में क्या कॉमनैलिटी है। दोनों अमेरिकन एलाइज है और G7 के मेंबर है। हम्म, और दोनों के जो हेड है उनके भारत के साथ अच्छे संबंध हैं। हम्म, और शिंजो एबे जो पूर्व जापानीज प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनके भी मोदी जी के साथ अच्छे संबंध थे, उनका असैसिनेशन कर दिया गया। अब इशिबा जो शिगेरू है, जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर है, उनको अचानक इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि उन्होंने अमेरिका के साथ डील नहीं की। 550 बिलियन डॉलर की वो इन्वेस्टमेंट करने वाले थे। वो अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले थे, जिसमें अमेरिका का 90% प्रॉफिट रहेगा, जापान का 10% रहेगा। ऊपर से उनको कमिटमेंट देना था कि हम जापान अमेरिका से राइस लेगा, सोयाबीन लेगा, मेज लेगा, क्योंकि हम्म, ये जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे पहले चाइना लेता था। अब हम्म, चाइना ने अपनी पूरी परचेसिंग ब्राजील में शिफ्ट कर दी है। तो ये जो फार्मर्स है, अमेरिकन फार्मर्स, ये ट्रम्प के सपोर्टर्स है, मागा सपोर्टर। और कहीं ना कहीं इसके लिए उन्होंने भारत के ऊपर भी बोला था, तो भारत ने भी मना कर दिया। तो इसका जो जुर्माना था वो इशिबा ने चुका दिया। अब वो रेसिग्नेशन देंगे, 1 महीने के अंदर उधर नया प्रधानमंत्री आएगा। अब फ्रांस के अंदर एक तरह से फ्रांस जो है अपने आप को पोर्ट्रे करता है एज अ लीडर ऑफ द यूरोपियन यूनियन। हम्म, यूरोपियन यूनियन में सिर्फ एक ही कंट्री के पास है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, वो है फ्रांस। एक ही कंट्री है जो अमेरिका के वेपन इंडस्ट्री को चैलेंज करती है, वो है फ्रांस। हम रफाल जो है डायरेक्टली F-35 को चैलेंज करता है, और रफाल के प्लेन्स ने तो डॉग फाइट में F-35 को लॉक भी कर दिया था। सबमरीन्स में कौन करता है? फ्रांस। तो कहीं ना कहीं फ्रांस एक तरह से एक ध्रुव बन के निकलता आ रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड में, जो अमेरिकन हिजीमनी को चैलेंज करता है। यूके जो है एक तरह से अमेरिका का वसाल स्टेट है, जर्मनी जो है अमेरिका का वसाल स्टेट है। अब फ्रांस अपने अमेरिकन के हिसाब से ओवर रीच कर रहा था। हम्म, फ्रांस के अंदर प्रॉब्लम चालू हो गया क्योंकि उनका डेट टू जीडीपी पहुंच गया 116% ऑफ जीडीपी। तो मतलब उनका डेट है $3.13 ट्रिलियन, और उनका फिजिकल डेफिसिट है 5.3%, बहुत ज्यादा होता है। जी, जनरली इट इज लाइक 3% ऑफ जीडीपी होता है। अब वहां पे जी, सब्सिडीज कम करने की बात हुई, वो मानी नहीं गई, तो सरकार गिर गई है। ये क्राइसिस चालू हो चुका है यूरोजोन की स्टेबिलिटी के लिए, और यूरोजोन कोलैप्स की तरफ जा सकता है। और यूरोजोन कोलैप्स पे जाता है तो वेस्टर्न वर्ल्ड में कौन सी शक्ति रहती है जो पूरे अटलांटिक को संभाल सकती है? वेस्टर्न यूरोप और अटलांटिक को अमेरिका का डॉलर। तो ये एक तरह से फ्रांस के अंदर रेजिम चेंज ऑपरेशंस कर रहे हैं, क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति का भारत के प्रधानमंत्री के साथ अच्छे संबंध है। आपको ध्यान होगा G7 समिट में वो लोग फाइट कर रहे थे ट्विटर के ऊपर, तो मोदी जी जाके बोले भी थे, क्या ट्विटर में आजकल बहुत फाइटिंग कर रहे हो? क्योंकि उस समय ट्रम्प के साथ फाइटिंग कर रहे थे वो। जी, तो फ्रिक्शन तो थे।
अब स्टीव बेनन जो बोल रहे हैं वो एक्स वाइस प्राउड स्ट्रेटेजिस्ट है, तो इसका मतलब है अगर वेस्टर्न वर्ल्ड में किसी के भी मोदी जी के साथ अच्छे संबंध है, उसका तो पत्ता कटना तय है। ये हो चुका है। इंडिया और चाइना ने अपना अभी बाउंड्री डिस्प्यूट को रेजोल्यूशन कराने के लिए उन्होंने बातचीत चालू कर ली है। कल चाइनीज एम्बेसडर और इंडिया ने बोला है। अब ये खबर कितना इंपॉर्टेंट होता है, आप सब सोच रहे हैं इसका क्या मतलब है। प्रॉब्लम चल रहा है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के जो प्रधानमंत्री थे प्राबो सुबियांतो, जो भारत भी आए थे और भारत के साथ डिफेंस डील करना चाहते हैं, वहां की पार्लियामेंट पे अटैक हुआ है। वहां पे भी उधर भी जेन सी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, और इनको फंड कौन कर रहा है? जॉर्ज सोरोस। फिर म्यांमार में ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रहा है बिटवीन द रूलिंग जनता सपोर्टेड बाय चाइना एंड कचिन लिबरेशन आर्मी, जिसका अमेरिका को सपोर्ट है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस को बैठाया है, जो अमेरिकन स्टूज है, नोबेल लॉरियट, बोला था 1 साल के अंदर इलेक्शन कराऊंगा, अभी तक कुछ नहीं है। ठीक है। फिर अब नेपाल के अंदर देख रहे हो, ओली भाग रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, प्रेसिडेंशियल पैलेस को जला दिया है, सॉरी प्रेसिडेंशियल हाउस को जला दिया है, प्राइम मिनिस्टर के घर को जला दिया है, फाइनेंस मिनिस्टर को पकड़ पकड़ के मारा है लोगों ने। आर्मी को भी नहीं समझ में आ रहा। श्रीलंका में क्या हुआ? राजपक्षे कौन था? चाइनीज टूरिस्ट था, उसको भी भागना पड़ा। ठीक है। पाकिस्तान में क्या हुआ? इमरान खान, जिस दिन यूक्रेन वॉर हो रहा था, स्टार्ट हुआ था, अब उस दिन इमरान खान रशिया में था, वो रशियन ऑयल की बात करने गया था। उनको हटा के जो वहां के जो सबसे बड़े करप्ट लोग हैं, भुट्टो एंड शरीफ, जो शरीफ तो है ही नहीं, वो साथ में मिलके आ गए। तो देखिए अमेरिका सब जगह प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है जहां पे चाइनीज इन्फ्लुएंस है। कॉन्गो में भी उसने वही किया, अफ्रीका में भी चालू होगा, क्योंकि जहां पे रेयर अर्थ मिनरल्स, चाइनीज रेयर अर्थ मिनरल्स मिलते रहेंगे, वहां पे अमेरिका प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सितंबर 3 को विक्ट्री परेड हुई थी, 26 नेशन को साथ में खड़ा किया था चाइना ने अमेरिका के खिलाफ। बोला भी था यूक्रेन युद्ध आपकी वजह से हो रहा है, ईरान के ऊपर जो हमला हुआ है वो आपकी वजह से हुआ है, नॉर्थ कोरिया पे सैंक्शन भी आपने किया है। तो एक नया एक्सेस बन रहा है उधर, चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया और रशिया का। अब वो डायरेक्टली अमेरिका को चैलेंज कर रहे हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को डिपार्टमेंट ऑफ वॉर बना दिया अमेरिका ने। वेनेजुएला के ऊपर वो अभी अपनी फोर्सेस भेज रहे हैं, वहां पे तो फोर्स एक तरह से इन्वेशन है, मिलिट्री इन्वेशन है। वेनेजुएला के पास 303 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल है, सऊदी से भी ज्यादा 274 बिलियन प्रूवन रिजर्व है। अंबर जी, ये सब दिखाता है कि अमेरिका जहां पर भी चाइना का इन्फ्लुएंस रहेगा उस जगह प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। असली गोल क्या है? बाल्कनाइजेशन ऑफ चाइना। ये चालू हो गया है, भले डेमोक्रेट्स हो या रिपब्लिकन हो। 3 साल पहले नांसी पेलोसी गई थी ताइवान, उसके बाद से चाइना ने अपनी डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ा दी है। 1991 में भी यही हुआ था सोवियत यूनियन के साथ। उस समय जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ था, उसका जो जीडीपी में डिफेंस का खर्चा था 20%। चाइना का भी ऐसे ही हो रहा है। चाइना भी अभी कम से कम वो बताता है 250 बिलियन नहीं है, 450-500 बिलियन है उसका। तो चाइनीज इकोनॉमी फल्टर कर रही है, वहां पे ओवर प्रोडक्शन कैपेसिटी हो रही है। इसके लिए क्या किया, जितने भी प्रोडक्शन है उन्होंने पहले मेक्सिको को बोला, मेक्सिको आप अपने अंदर लेके चले जाओ। देखिए एक तरह से अमेरिकन एक तरह से चाइना को खत्म करने के लिए तैयार हो रहे हैं, जिससे भी उनके बॉर्डर से जहां पे भी इन्फ्लुएंस है वो उधर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। साउथ कोरिया में अमेरिकन फोर्सेस है, जापान में ओकिनावा में अमेरिकन फोर्सेस है, ताइवान में है, फिलीपाइंस में है। तो स्ट्रेटेजिक है, जो वॉर जो होगा वो चाइनीज के कोस्ट के पास होगा, जहाँ पे सबसे ज्यादा उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, जो उनकी पोर्ट सिटीज है। सीधा बात है कि चाइना को
वो एक तरह से चाइना को खत्म करने का अमेरिका ने प्लान बना लिया। इमीडिएट प्लान, पहले चाइना है फिर भारत भी है, भारत का 10 साल बाद नंबर है। तो अब सवाल ये है कि आज चाइना की बारी है और आपने कहा कि कल भारत की भी बारी आ सकती है, तो इस सब को काउंटर करने के लिए हम एक अगर पूरे इस कॉन्टिनेंट की बात करें एशिया के अंदर, क्योंकि हमने जापान में भी देख लिया क्या हो रहा है और सारी चीज़ें अब नेपाल और उससे पहले बांग्लादेश और श्रीलंका और सब जगह हमने ये सारी चीज़ देख रही हैं। लगातार ये खेल एशिया में अमेरिका खेलता रहता है, इंक्लूडिंग वेस्ट एशिया में ओवरऑल बात कर रही हूँ। अ, क्या कर सकते हैं इस पूरे उसको काउंटर करने के लिए? इंडिया और चाइना के बीच में, जो लोगों के बीच में सिविलाइजेशनल कनेक्ट एस्टेब्लिश करने का, दोनों कंट्रीज मिला के 280 करोड़ की पॉपुलेशन। पुतिन ने बोल भी दिया है कि 280 करोड़ के पॉपुलेशन को आप ऐसे बात नहीं कर सकते। और अमेरिका के जो थिंक टैंक्स है उनको वोकिज्म फैलाना है, वो अभी रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, बाद में आएंगे वो लोग। हुँ। इसके लिए वो मोदी जी को हटाना चाहते हैं, वो पुतिन को हटाना चाहते हैं, शी जिनपिंग को हटाना चाहते हैं। हुँ। कोई नहीं मान रहा है इनकी बात। अमेरिका की हम बात नहीं मान रहे हैं, हम अपना खुद का यूपीआई बना रहे हैं, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी कर रहे हैं। हम अभी गल्फ के अंदर उनके मार्केट्स में जाके, जहाँ पे सबसे ज्यादा अमेरिकन सामान बिकता है गल्फ के अंदर 38% बिकता है, वहां पे जाके हम यूएई के साथ हम डील कर रहे हैं, सऊदी के साथ हम बातचीत चालू कर चुके हैं, कतर के साथ बातचीत चालू कर चुके हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो वो लोग हमारे वेपन सिस्टम्स के कायल हो गए हैं। हुँ। इनफैक्ट रिपोर्ट आ रही है कि सऊदी अरेबिया हमारे लेजर वेपन्स लेने के तैयार है। यूएई हमसे मल्टी बैरल जो होते हैं वो टैंक्स के अंदर, वो लेने को तैयार है। हम उनके साथ एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, टेक्निकल चीजें चालू हो गई है, वेपन सिस्टम्स की बात हो रही है। जी। हमने सागर महासागर प्रोग्राम करके हम अपना समुद्री इंफ्लुएंस भी बढ़ा रहे हैं। अमेरिकन एलाइज को हम ओवरलुक कर रहे हैं, क्वाड में नहीं कर रहे हैं, हम चाइना के साथ युद्ध नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अमेरिका में प्रॉब्लम हो गया है। और ऊपर से हमारे हमारे जो हिंदू नेशनलिस्ट मोदी जी है, उन्होंने एक नहीं इतने सारे लीडर तैयार कर दिए, पूछे मत। अरे हेमंत बिस्वा शर्मा को देख लीजिए, या देवेंद्र फडणवीस को देख लीजिए, योगी जी को देख लीजिए, भजन लाल शर्मा को देख लीजिए, रेखा गुप्ता को देख लीजिए। सब लोग बुलडोजर लेके पहुंच गए हैं, ताकि सब जगह इलीगल लोग हैं बांग्लादेशी, उनको उठा के बाहर फेंक। और यहाँ तक नहीं है, शुभेंदु अधिकारी है बंगाल में, तमिलनाडु में अन्नामलई है, माधवी लता है। अरे नाम लेते रहूंगा तो मेरे को तो नाम के नाम याद आ रहे हैं। लोग बोलते हैं कि मोदी जी के बाद क्या होगा, मैं बोला मोदी जी ने बहुत लोगों को इंस्पायर करके रखा, आप लोगों को नहीं मालूम। वो देखते हैं अगर ये मोदी जी और रह गए तो कहीं ना कहीं हमारा पत्ता भी साफ कर देंगे। अंडमान के अंदर वो तेल निकालना चालू कर देंगे, रेयर अर्थ मिनरल्स निकालना चालू कर देंगे। और इंडिया अगर अपना तेल निकालना चालू कर दिया तो सबका तेल निकल जाएगा। देखिए तेल निकालने के लिए ना, जो अमेरिका को, ये जो जितने भी अरब कंट्रीज है उनको 6-8 डॉलर लगते हैं, बेचते कितने में है? $60 में। आप ये समझ लीजिए, सब इकोनॉमिक्स का खेल है। इसके लिए मोदी जी को हटाना चाहते हैं। फिर मोदी जी तो जाते कहीं पे। जिसको जाना है वो जाए। देखिए मोदी जी तो दूसरे अगर ऑपोजिशन के अगर पार्टीज के देखें तो उनके तो नेक्स्ट जनरेशन के लीडर्स रेडी हैं। अभी राहुल गांधी के बाद रेहान गांधी रेडी है, प्रियंका गांधी, रेहान गांधी रेडी है। रेहान वाड्रा बोले, गांधी क्यों बोलते हैं आप? पता नहीं कहाँ जाके आप हर जगह कोई गांधी हो जाता है, ये क्या बात हुई? वो वाड्रा भी गांधी और गांधी तो गांधी गांधी नहीं और बाकी सारे गांधी। वो वैसे ही होता है कांग्रेस पार्टी में। और आप ये देख लीजिए, समाजवादी पार्टी में भी रेडी है, आरजेडी में रेडी है, पीडीपी में देख लीजिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, सब जगह यही चल रहा है, हम्म। वंशवाद। अब बीजेपी एक चीज ऐसी पार्टी है जहाँ पे ऐसे लोगों को लाया जाता है जो जिनका कोई परिवार नहीं होता है। और अगर किसी का परिवार होता है तो पहले से कमिटमेंट लिया जाता है कि आप परिवार को भूलते हो तो आपको पद दिया जाएगा, नहीं तो आप घर पे बैठो। डिफरेंस वो है। देखिए अंबर जी, मैं इसके लिए बता रहा हूँ, देश के अंदर एक तरह से देश के खिलाफ
षड्यंत्र रचा जा रहा है। और हमारी बिकी हुई ऑपोजिशन जो है वो चाइना से भी पैसे लेती है, वो अमेरिका से भी लेती है। ये तो पाकिस्तान हो गया ना, जहाँ से सब से पैसा लेके काम कर रहे हैं। देख लीजिए अभी कौन मलेशिया में कौन है, क्या कर रहा है, वो आपको ही ज्यादा मालूम पड़ जाता है। बट देखा सभी को मालूम पड़ जाता है, जो खबरें आती है सबके पास आती है और वो डॉट्स खुद अपने आप कनेक्ट हो जाते हैं और सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। और फिर बहुत सारे लोग ट्वीट भी कर देते हैं कि उनको भारत में क्या चाहिए, तो सारे तार अपना सबके सामने, लोग समझदार हैं। हम लोग तो छोड़िए, आम जो लोग है, जनता है, वो समझती है। हम तो चलो ये है कि फिर भी थोड़े खबरों हमा, वबरों पे ध्यान रखते हैं। हमारी जनता बहुत होशियार है। इसके लिए ये रेजीम चेंज ऑपरेशन जो चालू हुआ था शाहीन बाग से, फार्मर्स एजिटेशन से कंप्लीट नहीं हो पाया। फार्मर्स एजिटेशन तो इन्होंने 10 महीने चलाया। इतनी फंडिंग आती कहाँ है, पैसे आते कहाँ है? बिना पैसे के कुछ नहीं होता है। कोई क्लास इसके लिए पैसे चाहिए रहते हैं। और फार्मर्स एजुकेशन में देखा कि कितनी बड़ी पार्टियां हो रही थी, शराब की बोतलें उधर दिखी थी, ऑल्टर्ड, मतलब इतनी सारी कार्स जो थी ऑल्टर्ड बताए जाते हैं, ट्रैक्टर्स वहां पे, मतलब मसाज के चेयर्स थे, मतलब टोटल पार्टी वाला टाइम था उधर। मेरे ख्याल से 1 साल और चलते तो हमारे फार्मर्स के लिए और भी अच्छा हो जाता, और भी पैसे अमेरिका के आ जाते, उनको ये भी इतना पैसा आ गया था। बिल्कुल, भारत में भी उमेश जी हम देख रहे हैं कि पिछले कई सालों में क्या कुछ नहीं ट्राई किया गया। और ईरान में भी इनफैक्ट क्या कुछ हम देख रहे हैं। हालाँकि वो बात अलग है कि जो महिलाओं के साथ हो रहा है या जो कुछ भी हुआ है, हिजाब को लेकर मेरा पर्सनल अपना एक अलग है। लेकिन ईरान में भी अलग-अलग मीन्स और मेजर्स से सरकार तोड़ने की, रेजिम वो चेंज करने की, और वो तो होगा। ओपनली बोलते हैं ईरान को लेकर के रेजिम चेंज करना है। सब जगह सबसे बड़ी बात ये है कि इनको ईरान में भी रेजिम चेंज करना है, इनको भारत में भी करना है, इनको फ्रांस में भी करना है, जापान में भी करना है, चाइना में भी करना है, देखिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका सब जगह करना है। लेकिन ईरान के अंदर कासिम सुलेमानी आईआरजीसी के हेड थे, उसको मारा। फखरुल मोसेदादा है उधर, साइंटिस्ट थे, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, उनको मारा। इब्राहिम रईसी की पूरी कैबिनेट एक तरह से बताया जाता है कि हेलीकॉप्टर में मारी गई। ऐसे नहीं होता ये सब काम, इजी नहीं है। और हमने देखा हमारे सीडीएस भी ऐसे ही उनको भी मारा गया ऐसे ही। शिंजो एबे की बात करते असैसिनेशन हैं हम। जी। और कुछ दिन पहले बांग्लादेश में देखा था, यूएस का स्पेशल जो सिक्योरिटी कॉर्प्स में था वो मारा गया। क्यों मारा गया? क्या वर्ल्ड ओवर इंटेलिजेंस एजेंसी के बीच में कोई युद्ध चल रहा है? क्या मोदी जी जो पुतिन के कार में बैठे थे 45 मिनट, किसके लिए बैठे थे? पुतिन 10 मिनट क्यों वेट किए? बहुत कुछ है, वी डोंट नो। है कि भी नहीं बात, शायद 10-15 साल बाद हमको मालूम पड़ेगा। पता नहीं तब तक 10-15 साल किससे देखे होंगे जी, हम होंगे नहीं होंगे, बट ये है कि देश रहेगा। और जो कुछ हो रहा है वो कभी काफ़ी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है और बहुत कंसर्निंग भी है इंटरेस्टिंग के साथ, क्योंकि ये ऊपर से तो सिर्फ इतना नज़र आ रहा था कि ट्रेड वॉर है, लेकिन ट्रेड वॉर के पीछे मकसद जो है वो साफ समझ में आ रहा है। और पूरे विश्व में हमने एक इंस्टेबिलिटी हमें साथ सामने नज़र आ रही है। और अब ये कहाँ जाके रुकेगी, कैसे इस पूरे इनफैक्ट जो ब्रिक्स की ऑनलाइन समिट हुई उसमें इस पूरी उसको टैकल करने की बात को लेकर चर्चा थी। क्या कुछ उमेश जी हम देख सकते हैं, क्योंकि हम अपने रीजन की बात करें तो बहुत कंसर्निंग ये पूरा होता जा रहा है। अब किसी को भी अपने रीजन में इंस्टेबिलिटी, चाहे नेपाल में हो, बांग्लादेश में हो, आस-पास ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ऑफ कोर्स असर तो पड़ता ही है। डेफिनेटली पड़ रहा है। मैं ये भी बता रहा हूँ, बहुत जगह बहुत कुछ पड़ने वाला है। हमें चौकस रहने की जरूरत है। और हमारी जो सरकार पूरे एहतियात मेजर्स ले रही है, हमारे अमित शाह जी कर रहे हैं। और देश की इंटरनल सिक्योरिटी उनके हाथ में है। इसके लिए मोदी जी बेफिक्र होके एक तरह से विश्व भर में नेताओं से मिलके वहां पे
देश के शत्रु से बाहर लड़ रहे हैं और इंटरनली अमित शाह जी कर रहे हैं। मैं शेर में समझा देता हूँ। इसके लिए दोनों को टारगेट किया जाता है। इसके लिए कांग्रेस गुजराती प्रोपोगेंडा का चलाती रहती है। गुजराती लॉबी ये सब, ये लुटियन की पेड मीडिया ये सब बकवास करती रहती है। बिल्कुल। और अब हमें फ्रांस को लेकर ये हमने देखा कि फ्रांस में भी अब नज़र आ रहा है, फ्रांस और जापान से हमने शुरुआत की चर्चा की, और अब मैक्रोन को लेकर भी ये समझ में आ रहा है कि उनके ऊपर भी काफ़ी प्रेशर है, और हो सकता है कि वो उनका भी रेजिग्नेशन की खबर सामने आए। और हर तरफ से इस तरह की खबरें आ रही हैं, उस सब को लेकर ये समझ में आता है कि आने वाला समय बहुत क्रूशल है, और ख़ास तौर से हम अपने देश की बात करें तो हमारे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रिजीम चेंज ऑपरेशन भारत में भी बार-बार कराने की साज़िश की जा रही है। वो बात अलग है कि वो साज़िशें नाकाम हो रही हैं, और इसी तरह से हमें हर देश विरोधी साज़िश को नाकाम करना है आगे भी। क्योंकि ये बड़ा अहम वक़्त है, जिस वक़्त से हम गुज़र रहे हैं। भारत तरक्की कर रहा है, और जो देश विरोधी हैं, उनको बड़ी तकलीफ़ हो रही है। उमेश जी, और कुछ ऐड करना चाहते हैं बिफोर आई क्लोज़ द शो? बस इतना ही है। अगर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन अगर रेसिग्नेशन नहीं भी देते हैं तो वो पॉलिटिकली बहुत वीक हो चुके हैं, वो इम्पोज नहीं कर पाएंगे। बस इतना ही बोलूंगा बस। बिल्कुल। अब जैसे इससे पहले कुछ कई सारी चीज़ें आ रही थी, जिससे लग रहा था कि फ्रांस एक लीडिंग पोज़ीशन में आ सकता है, लेकिन उससे पहले ही फ्रांस को दबाने की जो कोशिश है, वो सामने नज़र आ गई है, किस तरह से पीएम का रेज़िग्नेशन हो चुका है, और प्रेसिडेंट मैक्रोन भी कभी भी उनके ऊपर भी प्रेशर है, वो भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। उमेश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय श्री राम।